हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो अपने प्यारे प्यारे क्लास 9th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो कोर्स बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पहले ही करा दिए थे और शुरू करा दिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हुए आपकी पहली बुक खत्म हो चुकी है, दूसरी बुक भी हमने शुरू कर दी जिसमें हमने पहला अध्याय अपना कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं अपनी इसी बुक यानी कि संचयन भाग 1 के द्वितीय अध्याय स्मृति। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा गिल्लू था जिसे हमने देख लिया, समझ लिया। उस पर आधारित 15 हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्नों को। उसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा अध्याय है स्मृति, इस पर भी आधारित हम देखने के लिए जा रहे हैं 15 वर्णनात्मक प्रश्नों। ठीक है, तो इसमें लघु उत्तरीय भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, बिना समय गंवाए, क्योंकि समय तो बहुत कीमती है और एग्जाम के पास तो समय ऐसे भी बहुत कम बचता है ना। चलिए देखिए क्या है। लेखक और लेखक का छोटा भाई जब चिट्ठियां डालने जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते के लिए क्या प्रबंध किए। अब रास्ते के लिए खाना है, ठंड से बचना है, कई तरीके के प्रबंध उन्होंने किए और उनकी माँ ने भी उनको खाने के लिए चने वगैरह दिए थे। तो वो पूरे प्रबंध आपको बताने हैं। ठीक है, लेखक और उसका छोटा भाई जब चिट्ठियां डालने जा रहे थे तो वे दिन जाड़े के दिन थे। साथ ही साथ ठंडी हवा के कारण उन दोनों को कपकपी भी लग रही थी। ठंडा ज्यादा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ तक ठंड से ठिठुरने लग रहा था। इसीलिए लेखक और लेखक के भाई ने ठंड से बचने के लिए अपने कानों को धोती से बांधा। लेखक की मां ने रास्ते में दोनों को खाने के लिए थोड़े से बुने हुए चने एवं एक धोती में बांध कर दिए थे। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता। तो लेखक को वो अपना डंडा बहुत प्यारा था क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी सुरक्षा उससे की थी, कई सांपों को मारा था, बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो इसलिए उन्हें वो अपना डंडा बहुत प्यारा था। दूसरा प्रश्न है, लेखक को बबूल के डंडे से अत्यधिक प्यार क्यों था। देखिए अभी हमने पूछा ना कि भाई क्यों प्यार था। चलिए देखते हैं। लेखक को अपने बचपन के उस बबूल के डंडे से इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता था। इसका एक कारण यह भी था कि लेखक ने ना जाने कितने सांपों को उस डंडे से मारा था। तो कहीं ना कहते हैं ना कि जो हमारी रक्षा करता है उससे हमें अपने आप ही प्यार हो जाता है। तो हमारे लेखक को उस डंडे से इसीलिए इतना प्यार था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से हर साल उस डंडे की सहायता से ना जाने लेखक कितने आम तोड़ता था। इसी कारण से लेखक को अपना वह गूंगा डंडा भी सजीव सा प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे उस डंडे में जान। तो वो डंडे ने जहां जान बचाई थी वहीं उनकी मनपसंद चीजें करने के लिए भी उन्हें बहुत ही ज्यादा मदद भी करता था। प्रश्न संख्या 3 है, स्मृति पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। अपने विचार प्रकट कीजिए। अब हमारे लेखक जब छोटे थे, पेड़ तोड़ना है, आम तोड़ना है, बच्चों के साथ कुएं में किस तरीके से पत्थर फेंक कर शरारतें करनी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर दिया गया है कि बच्चे बचपन में किस तरह की शरारतें करते हैं, है ना। बच्चे बाल्यावस्था में पेड़ों पर चढ़ते हैं और उस पेड़ के फल तोड़कर खाते हैं। कुछ फल फेंक देते हैं तथा बच्चों को पेड़ों से बेर आदि फल तोड़कर खाने में मजा आता है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते हुए तथा शोर करते हुए जाते हैं तथा बच्चे जीव जंतुओं को तंग करके खुश होते हैं। रास्ते में कुत्ते, बिल्ली या किसी कीड़े को पत्थर मारकर सताते हैं क्योंकि वो नासमझ होते। उन्हें उनके दर्द व पीड़ा के बारे में पता नहीं चलता। वे नासमझी में बार शरारतों के कारण ऐसा करते। तो भाई बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं होती, इसलिए देखेंगे अगर कोई बच्चा किसी जानवर को सता रहा है तो कहीं ना कहीं वो अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। चौथा प्रश्न है, लेखक का छोटा भाई लेखक के कुएं में जाने के निर्णय पर क्यों रो रहा था। क्योंकि उसको पता था कि कुएं के अंदर एक जहरीला सांप है और कुआं कितना गहरा है। इस बात से उनका छोटा भाई डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि भाई अगर अंदर जाएंगे तो शायद जीवित वापस नहीं आएंगे। इस डर से वो रो रहा था। लेखक का छोटा भाई लेखक के कुएं में जाने के निर्णय पर रो रहा था।
क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे लग रहा था कि अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो वह जरूर सांप के काटे जाने से मर जाएगा। यद्यपि वह शब्दों में एक कुछ नहीं कह रहा था, बस रोए जा रहा था। कहने का मतलब ये नहीं था कि ना वो भाई को रोक रहा है, ना वो कह रहा है, कुछ ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन बस लगातार रोता जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके भाव जो है वो शब्दों का रूप नहीं ले पा रहे थे, वो इतना ज्यादा भयभीत था। लेखक ने कुएं में उतरने के लिए क्या उपाय किया? अब चूंकि कुआं तो गहरा था, तो अब कैसे उतरे? रस्सी वस्सी तो थी नहीं, तो उन्होंने धोतियों को, भाई दोनों ने अपने कान में धोतियां बांधी हुई थी, धोती एक चने में भी चने बांध के लाए थे, एक एक धोती पहनी हुई थी। तो लेखक ने इन्हीं धोतियों को जोड़कर नीचे जाने का रास्ता बनाया था, है ना, नीचे जाने के लिए कि भाई किसी तरह से लटक के वहां तक कुएं तक पहुंच पाएंगे। लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए ही अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। अब नीचे, अच्छा नीचे उतरने के लिए कि नीचे तक पहुंच गया था तो धरातल पे कैसे हो, कि नीचे तो सांप था। पैर लगाते हुए मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस मिट्टी पर मुंह मारकर हमला किया। अब सांप तो इतने दिन से बंधा हुआ था, अंदर बंद है, तो भाई चिड़चिड़ा और गुस्सैल तो उसे हो ही जाना था। लेखक के पैर भी दीवार से हट गए और लेखक की टांगे कमर से लटकती हुई समकोण बनाती रही। ठीक है, 90 डिग्री बनाकर लटकती रही। इससे लेखक को यह फायदा हुआ कि लेखक को सांप से दूरी और कुएं की परिधि में उतरने का ढंग मालूम हो गया। उसे ये पता हो गया कि भाई इस तरफ मिट्टी डाल दी है तो सांप उधर गया, मैं दूसरी तरफ उतर जाऊंगा। लेखक ने झूलकर अपने पैर कुएं के बगल में सटाए और कुछ धक्के देने के साथ ही वह अपने शत्रु के सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा था। तो जिस तरफ मिट्टी करी थी, सांप उधर फुफकार के उधर भाग गया था, दूसरी तरफ की जगह खाली हो गई। पैरों में लटकने के कारण समकोण बना, जिससे उन्हें जमीन में उतरने में बहुत फायदा हुआ था। सांप की फूफू लेखक के छलने के कारण लेखक का छोटा भाई क्यों रोने लगा? अब क्या हुआ? उछलने के कारण क्यों रोने लगा? क्योंकि फूफू हुई और लेखक उधर उछला, तो छोटा भाई इसलिए रोने लगा। उसे लगा कि भाई को सांप ने काट लिया, अब जिंदा भाई वापस नहीं आए, इसलिए वो रोने लगा था। कुएं के ऊपर फूफू और लेखक के उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से लेखक के छोटे भाई ने समझा लेखक का काम समाप्त हो गया और भाई का नाता फूफू और धमाके से टूट गया। यानी लेखक के भाई को लगा कि लेखक की सांप के काटने से मौत हो गई, यानी कि सांप ने काटा और वो धड़ाम से गिर गए, वो जो आवाज हुई थी। लेखक को सांप के काटने से होने वाले दर्द और लेखक के बिछुड़ जाने के ख्याल से ही लेखक के छोटे भाई के कोमल हृदय को धक्का लगा। भाई के प्यार के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई, अर्थात वह बहुत अधिक डर गया था। वो चीख निकली, रोने लगा। उसे लगा कि भाई तो गया, मर गया, सांप ने काटा और धमाके से जो आवाज आई वो भाई के गिरने की आवाज है। लेखक कुएं से चिट्ठी निकालने का काम टाल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। स्मृति कहानी के उसके चरित्र की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? भाई लेखक चाहता तो भाई वो बोल देता कि भाई चिट्ठी में डाल आया हूं, झूठ बोल सकता था, घर जाकर सच बता सकता था, वो टाल सकता था, कुएं में नहीं उतरता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब इससे क्या पता चलता है? उसकी ईमानदारी, क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला, बोल देता कि मैं डाकखाने में डाल आया। तो पहली तो ईमानदारी, दूसरी परिस्थितियों से संघर्ष करने की जो एक विशेषता होती है, संघर्षशीलता, वो निकल कर आती है ना। लेखक के द्वारा कुएं से चिट्ठी निकालने का काम टल सकता था, लेकिन बड़े भाई की डांट के डर से उसने ऐसा नहीं किया। इसके साथ ही लेखक बहुत ईमानदार भी था। वह अपने भाई से झूठ बोलना अथवा बहाना नहीं लगाना चाहता था। चिट्ठियों को पहुंचाने की जिम्मेदारी, कर्तव्य निष्ठा की भावना उसे कुएं के पास से जाने ही नहीं दे रही थी। तो ये उसकी विशेषता थी, उसे ये काम सौंपा गया था, उसे ये काम करना था, इसलिए उसकी इस भावना ने मजबूर किया कि वो कुएं में उतरे। लेखक ने पूरे साहस व सूझबूझ के साथ कुएं में नीचे उतरकर एकाग्र चित्र हो सांप की गतिविधियों को ध्यान में रखकर चिट्ठियां बाहर निकाल ली। भाई सांप किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, इस तरीके से उसने चिट्ठियां निकाल ली। सॉरी।
इस तरह हमें लेखक की ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ उसके साहस, दृढ़ निश्चय, एकाग्रचित्त और सूझबूझ की जानकारी मिलती है कि उसने जो काम ठाना वो एक काम जो है वो एकाग्रचित्त होकर उसने किया, वो उससे बिनका नहीं। साथ ही साथ उसने जुगाड़ लगाए कि कैसे मैं नीचे उतर सकता हूँ, कैसे सांप को पछाड़ कर चिट्ठी ऊपर लेके आ सकता हूँ। कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी प्रभावी नहीं हो पाती। कुएं से चिट्ठी निकालने के लिए लेखक द्वारा बनाई गई पूर्व योजना क्यों सफल नहीं हुई, स्मृति पाठ के आधार पर बताइए। लेखक जब कुएं में ऊपर था तो उसने ये योजना बनाई कि मैं नीचे उतरूंगा, मेरा ये डंडा है, इससे मैं सांप मारूंगा, मार के, और क्योंकि उससे पहले भी वो सांप मार चुका था कई इसी डंडे से, तो उसे विश्वास था कि भाई ये डंडे हमसे सांप मारूंगा और मैं चिट्ठी लेकर चला आऊंगा। लेकिन हम कभी कभी जो योजनाएं बनाते हैं और जब उन योजनाओं को हमें क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना होता है, उन्हें लागू करना होता है, वो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उस समय सिचुएशंस बदल चुकी होती है। लेखक जब कुएं में उतरा तो उसने देखा कि भाई डंडे चलाने के लिए उतनी जगह नहीं है जिससे उसकी योजना कारगर हो पाए। ठीक है। चिट्ठियां कुएं में गिर जाने पर लेखक बहुत भारी मुसीबत में फंस गया था। पिटने के डर से और जिम्मेदारी का एहसास उसे चिट्ठियां निकालने के लिए विवश कर रहा था। लेखक ने धोतियां गांठ बांधकर रस्सी बनाकर कुएं में उतरने की योजना बना ली। लेखक को स्वयं पर भरोसा था कि वह नीचे जाते ही डंडे से दबाकर सांप को मार देगा, चिट्ठियां लेकर ऊपर आ जाएगा। क्योंकि वह पहले भी कई सांप मार चुका था तो उसे लग रहा था कि नहीं, मैं ये भी सांप मार दूंगा और लेकर आ जाऊंगा। उसे अपनी योजना में कमी नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु लेखक द्वारा बनाई गई ये पूर्व योजना सफल नहीं हुई क्योंकि योजना की सफलता परिस्थितियों पर निर्भर होती है। फिर वहां पर परिस्थितियां बदली हुई थी जब वो कुएं में नीचे पहुंचा। कुएं में स्थान की कमी थी और सांप भी व्याकुलता से उसको काटने के लिए तत्पर था। ऐसे में डंडे का प्रयोग करना संभव नहीं था। देखिए, बाहर जब हम सिचुएशन में सांप को मारते हैं ना, तो सांप हमसे दूर जाके कहीं भाग जाना चाहता है, लेकिन उस कुएं में बैठा हुआ सांप किसी भी हरकत पर उग्रता के साथ आक्रमण करने के लिए तैयार था। पहली परिस्थिति यहां बदली। दूसरी, कुआं बाहर की जगह से पूरी तरीके से सकरा था तो डंडा चलाने की जगह नहीं थी। तो इसीलिए कभी कभी जो पूर्व में योजना बनाई जाती है वो कारगर इसलिए साबित नहीं हो पाती क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बदल जाती। स्मृति कहानी बाल मनोविज्ञान को किस प्रकार प्रकट करती है? बच्चों के स्वभाव, उनके विचारों के विषय में हमें इससे क्या जानकारी मिलती है? अब हमने जब ये पूरी कहानी संस्मरण पढ़ा तो हमें यहाँ पर पता चला कि लेखक किस तरीके से अपने बचपन में किसी भी कार्य को बहुत ही जो है कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य निष्ठा के साथ कंप्लीट करते थे। इसके अलावा बच्चों के मन में क्या क्या भाव होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमें सुलभता से पता चल जाता है। बाल मस्तिष्क हर समय सूझबूझ के कार्य करने में सक्षम रहता है। मतलब अब जैसे बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग भी घर में हो, मम्मी ने मना किया कि नहीं टीवी देखना, तुम्हें अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, तुम तभी टीवी देखोगे। तो अब तुम्हारा दिमाग उसी समय से चलने लगता है कि हम टीवी कैसे देखें। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपना काम समय से पहले खत्म कर लेते हो, मम्मा को दिखा देते हो। वो आप जुगाड़, जो काम आपको पहले नहीं कर पा रहे थे वो सूझबूझ से आपने काम जल्दी कर लिया। बच्चे शरारतों का ध्यान आते ही अपने चंचल मन को रोक नहीं पाते। खतरे उठाने, जोखिम लेने, साहस का प्रदर्शन करने में उन्हें आनंद आता है। वे अपनी जान को खतरे में डालने से भी नहीं चूकते। लेकिन बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है। बच्चे मार व डांट से बहुत डरते हैं। मतलब वो हर एक काम कर सकते हैं लेकिन डांटने और मारने से उनको बहुत डर लगता है। जिस तरह लेखक बड़े भाई की डांट व मार के डर से तथा चिट्ठियों को समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी की भावना के कारण जहरीले सांप तक से भिड़ गया था। बच्चे अधिकतर ईमानदार होते हैं, उनके अंदर झूठ, छल, कपट, ये सारी चीजें बच्चों में नहीं होती हैं जल्दी। वे बड़ों की भांति ना होकर छल व कपट से दूर होते हैं। मुसीबत के समय बच्चों को सबसे अधिक अपनी माँ की याद आती है। माँ के आंचल में वे स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जैसा हमारे लेखक के साथ भी हुआ था, जब ये चिट्ठियां गिरी तो उन्हें सबसे पहले ये लग रहा था जाके माँ को सारी चीजें बताते, है ना। प्रश्न संख्या 10 है, अपनी शक्ति के अनुसार योजना बनाने वाला ही सफल होता है। स्मृति पाठ के अनुसार इस कथन की विवेचना कीजिए। अब लेखक पहले से कई सांपों को मार चुके थे, इतने अपने अंदर इतना उनके अंदर विश्वास था कि नहीं, ये सांप भी मैं मारकर
चिट्ठियां लेकर आ सकता हूँ। उन्हें इस चीज का वहम था, तो उनकी शक्ति के अनुसार ही उन्होंने कुएं में उतरने और वहां पे सांप को हराकर चिट्ठियां लेकर आने की योजना बनाई थी। लेखक ने कुएं में चिट्ठियां गिर जाने के बाद बहुत ही बुद्धिमानी, चतुरता एवं साहस का परिचय दिया। कठिन परिस्थिति में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुएं में जहरीला सांप होने के बावजूद वह साहसपूर्ण युक्ति से अपने पास मौजूद सभी धोतियों को आपस में बांध आता है ताकि वे नीचे तक चली जाएं। तो ठीक है, अब जब सिचुएशन पड़ती है तो बच्चा उस समय कैसे, कहते ना क्विक रिएक्शन क्या रहता है, तो उनका क्विक रिएक्शन ये था कि हम कैसे नीचे जाएं और सब कुछ लेकर चिट्ठियां लेकर आए। सर्प के डसे जाने से बचने के लिए उसने पहले कुएं की बगल से मिट्टी गिराई। अब ये भी उसकी बुद्धि का ही काम था। फिर डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। डंडा छूट जाने पर उसने सांप का ध्यान दूसरी ओर बटाया। फिर डंडे को उठा लिया। सांप का आसन बदला तो उसने चिट्ठियां भी उठा ली और उन्हें धोतियों में बांध दिया। इस प्रकार लेखक ने अपनी बुद्धि से पूरा सदुपयोग करके तथा युक्तियों का सहारा लेकर कुएं में गिरी हुई चिट्ठियों को निकाला। यह उसकी साहसिकता का ही परिचय। तो उस समय उसने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके जो है ये जोखिम भरा काम किया। जो उसे काम दिया गया था उसने उसको पूरा भी किया। जब लेखक और उसका छोटा भाई उस कुएं की ओर से निकले जिसमें सांप गिरा हुआ था, तब उनके साथ कौन सी घटना घटी जिसने लेखक पर बिजली सी गिरा दी। अब लेखक उस कुएं से निकला जिसमें सांप था, ठीक है, उसके बगल से निकल रहा था। तो स्कूल आते जाते समय डेली उनका रूटीन होता था उसमें पत्थर डालना। तो अब आज भी उस कुएं के पास निकल रहे थे तो भाई लेखक ने पत्थर फेंका वे झांकने के लिए। उसने जैसे ही टोपी हटाई, टोपी में उसकी चिट्ठियां रखी थी, जो चिट्ठियां चली गई कुएं में और ये चिट्ठियां गिरते ही उसके एकदम बिजली गिर पड़ी उसके ऊपर। जब लेखक उसका छोटा भाई उस कुएं की ओर से निकले जिसमें सांप गिरा हुआ था, तब लेखक के मन में कुएं में पत्थर फेंककर सांप की फुफकार सुनने की उसकी इच्छा जाग गई, जो वो हमेशा करता था। लेखक कुएं पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी उसके पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चल देता है। लेखक ने कुएं के किनारे से एक पत्थर उठाया और उछल कर उस एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिराया। एक हाथ से, भाई उसे पता था टोपी है, अगर हम नीचे झांकेंगे तो टोपी गिर जाएगी, तो उसने पहले एक हाथ से टोपी हटाई और दूसरे हाथ से पत्थर। परंतु लेखक पर तो बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि उस समय जो घटना घटी उस घटना के कारण लेखक को यह भी याद नहीं कि सांप की फुफकार मारी या नहीं, पत्थर सांप पर लगा या नहीं। यह घटना थी टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर गई थी। तो घटना क्या थी, वो चिट्ठियां उस समय कुएं में गिरी, एकदम बिजली से उसके ऊपर चमक गई थी। प्रश्न संख्या 12 है, दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं में नीचे उतरने की क्या युक्ति अपनाई। स्मृति पाठ के अनुसार देखिए। तो अब लेखक ने तो ये सोचा कि मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन छोटा भाई डरा हुआ था, तो उन्होंने धोतियां जोड़ी आपस में, 5 धोतियां थी उनके पास, उनको आपस में जोड़ा, नीचे उतरे और किस तरीके से सांप से संघर्ष किया और चिट्ठियां लेकर आए, है ना। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर दोनों भाई सहम गए और डर कर रोने लगे। छोटा भाई जोर जोर से और लेखक आंख डबडबा कर रो रहा था। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। उनके पास एक धोती में चने बंधे थे, 2 धोतियां उन्होंने कानों पर बांध रखी थी और 2 धोती वह पहने हुए थे। उन्होंने 5 धोतियां मिलाकर कसकर गांठ बांधकर रस्सी बनाई। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा तो दूसरे सिरा चरस की डेंग पर कसकर बांध दिया। ठीक है, चरस की डेंग क्या होती है, जिससे नहीं नीचे पानी निकाला जाता है कुएं से, उसको चरस बोलते हैं। और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर एक और गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। लेखक धोती के सहारे कुएं के बीचों बीच उतरने लगा। छोटा भाई रो रहा था, पर लेखक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां ले आए। नीचे सांप फन फैलाए बैठा था। लेखक ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सांप से लड़ने या मारने की बात त्याग कर डंडे से चिट्ठियां सरका दी और सांप को चकमा देकर कामयाब रहे। तो जो प्लान करके गए थे कि मारेंगे, लेकिन वहां की सिचुएशन देखकर उन्होंने अपना प्लान बदला और सांप को चकमा दिया उन्होंने और चिट्ठियां उठाई और ऊपर
प्रश्न संख्या 13 है, जब लेखक ने सांप को साक्षात देखा तो उसने सांप को मारने की अपनी योजना और आशा को असंभव क्यों पाया? क्योंकि उसने ये तो सोच के गया था कि भाई मैं सांप को मार दूंगा, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो दो चीजें ऐसी घटित हुई। पहला तो सांप को मारने के लिए इतनी जगह नहीं थी डंडे को चलाने के लिए। दूसरा, सांप भी बहुत ज्यादा उग्र था, उसको काबू कर पाना इतना आसान नहीं था। जब लेखक ने सांप को साक्षात देखा तो उसने सांप को मारने की अपनी योजना और आशा को असंभव पाया, क्योंकि कुएं के नीचे सांप को मारने के लिए डंडा चलाने के लिए पूरी जगह नहीं थी, और लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी जगह चाहिए होती है जिसमें वे घुमाए जा सके। एक तरीका और था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहाने पर खड़ा होना। मान लो अगर डंडा नहीं ठीक से दबा तो सांप पलट कर वार कर देगा, है ना। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह सांप पलट कर जरूर काटता, और अगर हिम्मत करके लेखक फन के पास दबा भी देता तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को वह कैसे उठाता, क्योंकि भाई दबाने में जो ताकत जाती तो वो चिट्ठियां उठाने में कैसे हम उठाते। दो चिट्ठियां सांप के पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक लेखक की ओर थी। लेखक तो चिट्ठियां लेने ही कुएं में उतरा था। लेखक और सांप दोनों ही अपनी अपनी स्थितियों पर डटे हुए थे। इसी वजह से लेखक ने विचार त्याग दिया कि नहीं, यहाँ पर सांप को दबाना या मारना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ सांप को भ्रमित किया जा सकता है जिससे हम उस चिट्ठियों को उठा सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, लेखक नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा, इस विश्वास का क्या कारण था? क्योंकि लेखक पहले भी अपने बबूल के इस डंडे से काफी सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे यह विश्वास था कि इस सांप को भी मैं मार लूंगा। लेखक नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा, इस विश्वास का कारण यह था कि इससे पहले भी लेखक अनेक सांप मारे थे, इसीलिए कुएं में घुसते समय लेखक को सांप का बिल्कुल भी डर नहीं था। सांप को मारना लेखक को बाएं हाथ का खेल लगता था, यानी सांप को मारना लेखक बहुत आसान समझता था। प्रश्न संख्या 15 है, पिटाई के डर से लेखक को मां की गोद की याद क्यों आ रही थी? अब जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई तो उस समय ये हालत थी कि उसे अपनी माँ की गोद याद आ रही थी, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम डर जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें माँ बहुत याद आती है। पिटाई के डर से लेखक को माँ की गोद की याद आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि उसकी माँ आए और उसे छाती से लगा ले और लाड प्यार करके यह कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर से लिख ली जाएंगी, रोने की कोई बात नहीं। अक्सर जब भी बच्चे किसी मुसीबत में फंसते हैं तो उन्हें माँ की ही याद आती है, क्योंकि बच्चे माँ के आंचल में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, वो माँ के पास पहुंचते ही खत्म हो जाएगी, या माँ हमें इन मुसीबतों से बाहर निकाल लेगी। इसलिए जब बच्चे कहीं पर भी मुसीबत में फंसे तो सबसे पहले माँ को याद करते। तो ये था हमारा ये अध्याय स्मृति, जिस पर हमने किए 15 वर्णात्मक प्रश्न। तो इसी तरीके से अभी हमारे 2 चैप्टर और बाकी है, कल्लू कुमार की उन्हा कोठी और मेरा छोटा सा पुस्तकालय। इसी के साथ हमारा क्लास 9th कोर्स बी का जितना सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बस 2 चैप्टर पढ़ते हैं और उसके बाद आप करेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही हम लेकर आएंगे बाकी के 2 चैप्टर, लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी चीज डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।